गाइस, दिस साइड अभयार्या एंड वेलकम टू अभ्यास स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ substances to form new substance with chemical identity is known as chemical reaction. ओके, मैंने क्या बोला? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस बनाता है और उसका नेचर क्या होता है? केमिकल नेचर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सो symbolic representation of chemical reaction. Symbolic representation of chemical reaction is called what? Chemical equation. ओके, मैंने क्या बोला? Symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation. Okay, for example, carbon is represented as C, magnesium is represented as Mg. So this is the example of symbolic representation or chemical equation. Is that clear? अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल चेंज, यहाँ है केमिकल चेंज। अब समझते हैं पहले फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज बेसिकली अ चेंज इन विच नो केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन। ऐसा चेंज जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस नॉट फाउंड, जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं पाया जाता, ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। अगर हम इसे डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं? अ चेंज इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन और फाउंड, दिस इज नोन एज फिजिकल चेंज। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं आइस को। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं आइस को। आइस को अपने हीट प्रोवाइड किया, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। इसमें जब आप और हीट देते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। ओके, यहाँ पे हुआ क्या? हमने आइस पे हीट दिया, ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, और हीट हमने प्रोवाइड किया, कन्वर्ट हो गया वेपर में। मतलब अलग अलग स्टेट्स में ये चेंज हुआ। अब हम करेंगे क्या? अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करें? टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर से और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, इट कन्वर्ट्स इनटू आइस। सो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अपना स्टेट चेंज तो कर रहा है, लेकिन वो फिर से अपने स्टेट को रिगेन कर ले रहा है। ठीक, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल चेंज। ओके, क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज, it is a type of change it is a type of change in which chemical substance are obtained, जिसमें केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जिसमें केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं।
बोलो समझ में आया? आया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो यार। हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके, इसमें क्या हुआ, केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ, क्या, मैग्नीशियम। ओके, दूसरा ले सकते हो तुम फूड को ही लेके चलो। अभी यहाँ पे हम चेंज पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन में नहीं जाएंगे, हम चेंज को भी देख लेते हैं चेंज कैसे होता है। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फूड इज कुक्ड। ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ये यहाँ पे एनसीईआरटी में ये एग्जांपल भी है। ठीक, सपोज करो फूड इज कुक्ड मतलब भोजन पका दे। सपोज तुमने यहाँ पे दाल रखा है, ठीक, क्या रखा है, दाल। अब ये दाल पक चुका है और ये बन चुका है, ठीक, ये कुक्ड दाल है, ठीक। अब क्या तुम इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। सो दिस इज, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया, केमिकल इक्वेशन डिस्कस किया, फिजिकल चेंज डिस्कस किया, केमिकल चेंज डिस्कस किया। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का असली मतलब क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन जो होता है बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ केमिकल आइडेंटिटी, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसा कि मैंने बताया, ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस टू फॉर्म ए बी सब्सटेंस, ये और इसका नेचर कैसा है, केमिकल नेचर है। इसी को हम क्या बोल दिए थे, केमिकल रिएक्शन बोल दिए थे। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखने से पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं कि ये कैसे अकर करता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट तुम देख रहे हो, जैसे कि ये देखो, तो ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.1 है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक मैग्नीशियम रिबन लिए हुए हैं और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करा रहे हैं। तो ये फॉर्म क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या पूछा है, ऑब्जर्वेशन पूछा है। अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पीछे दिया हुआ है, ये देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन, क्या, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ dazzling white flame and changes into a white powder। सो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला, ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम से बर्न होता है, और जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोवाइड होता है वो कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है। क्लियर? आगे हम देखते हैं कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। सो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो स्टेट चेंज होगा। अब स्टेट कैसे चेंज हुआ, जैसा हमने देखा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया क्या, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन लिखा, बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो सॉलिड के फॉर्म में था और गैस के साथ रिएक्ट किया
उसके बाद में पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब सॉलिड के फॉर्म कन्वर्ट हो गया। सो ये जो हमने एक्टिविटी किया था उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चार चीज़ें होती हैं, स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन होता है गैस का, टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक, अब एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि स्टेट कैसे चेंज होता है। तो हमने क्या किया, फेरस लिया, फेरस को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया। तो जब हमने इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो देखा कि जो हमारा फेरस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया और फेरस ऑक्साइड बना दिया। तो फेरस जो था वो क्या क्या था, फेरस जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, फेरस ऑक्साइड भी हमारा सॉलिड फॉर्म में था। लेकिन आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज हुई, यहाँ पे क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पे पहला हमें पता चला कि ये गैस चेंज इन स्टेट का पहला एग्जाम्पल हमें मिल गया। ठीक, और यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ H2O, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। दूसरा चीज हमारे पास है चेंज इन कलर। कलर में कैसे चेंज होता है, सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है Ag सिल्वर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के। तो हमें क्या हुआ, जब हमने सिल्वर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिला। क्लियर, क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिला। और ये जो सिल्वर था वो पहले वाइट कलर का था, लेकिन जब इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रे कलर हो गया। क्लियर, अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक ऑक्साइड बन गया और H2 गैस रिलीज हो गई। यहाँ पे भी इवोल्यूशन ऑफ H2 हुआ। ठीक, अब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज कैसे आया, जब किसी भी मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, सिंपली। ओके, सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। यहाँ पे हमने चारों एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो एक केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, H2 को O2 के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिल गया। जो लेफ्ट साइड में है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड में आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है, एक स्केलेटन इक्वेशन होता है। क्लियर, अब वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं हम इन्हें। स्केलेटन इक्वेशन में क्या होता है, हम इसे सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये देखिए यही यहाँ पे यही दिया हुआ है ना। मैं ये तो छोड़ो, ये सब यहाँ से देखते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब जो ये सब्सटेंस केमिकल चेंज अकर करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, चलो ठीक है, ये भी खत्म हो गया हमारा। अब आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये दिखेगा तुम्हें, जब LHS इक्वल टू RHS होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखते हैं, यहाँ पे होता क्या है, जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल इन ईच साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है उतने एटम राइट हैंड साइड में होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और उसी को हम बैलेंसी भी बोलते हैं। क्लियर, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसे हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक, सो यहाँ पे हम फेरस को वाटर के साथ
हम देख लेते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे स्टेप वन में क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले हम इन्हें बॉक्स में लिख लेते हैं। उसका हम जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको लिख लेते हैं। उसके बाद में स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसके बाद में स्टेप फोर में क्या करते हैं, स्टेप फोर में हम करते हैं कि आगे जो बैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसके आगे हम दोनों साइड को इक्वलाइज करते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप एग्जामिन थर्ड। उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड एलिमेंट को, जो बैलेंस हो, जो बैलेंस नहीं होता उसे हम बैलेंस करते हैं। हाँ, अब देखते हैं हमारा जो सेवेंथ स्टेप होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। जब भी आप केमिकल को बैलेंस करते हैं आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, चलो ठीक है। अब आगे अब देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारा, वो कभी कभी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ठीक, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये देखिए, ये हमारे पास आ गया, दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो रिएक्शन डिपेंड ऑन अदर थिंग्स, और किन किन चीज़ों पे रिएक्शन डिपेंड करता है। तो पहला हमारे पास आ गया सनलाइट। सनलाइट पे कैसे डिपेंड करता है, इसको हम यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं। सपोज करो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब तुम 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कराते हो, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो ये तुम्हें क्या क्या देता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज देता है। उसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देता है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O देता है। ठीक, सो ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, सेकंड किस चीज़ पे आता है हमारा, सेकंड आता है हमारे पास प्रेशर। ठीक, सेकंड क्या आता है हमारे पास, प्रेशर। अब प्रेशर में क्या किया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया और इसमें हाइड्रोजन के साथ इसे रिएक्ट कराया। ठीक, क्या किया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, और जब ने हमने रिएक्ट कराया तो उसमें 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। ठीक, तो वो क्या बन गया, CH3OH। ठीक, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक, आगे देखते हैं और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देख लेते हैं, हीट पे भी डिपेंड करता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर देखते हैं, प्रेशर का हमने अभी एग्जांपल देखा ही है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को H2 गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं 340 ATM पे, तो CH3OH ऑब्टेन होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज आता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट को हम देख लेते हैं, सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन विदाउट इट सेल्फ कंज्यूम, बिना अपने कंज्यूम हुए जो इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देता है उसी को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सब्सटेंस है A+B और इसको हमने रिएक्ट कराया, इसमें कैटलिस्ट हमने डाल दिया। ठीक, अब सपोज हमने 2.5 किलो कैटलिस्ट डाला। ठीक, अब जो रिएक्शन 25 मिनट में होता था वो कैटलिस्ट को डालने के बाद वो रिएक्शन 10 मिनट में होने लगा, और जो हमारा कैटलिस्ट था वो 2.5 किलो का 2.5 किलो ही रह गया, उसमें मतलब कोई कंजम्पशन नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऊपर दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। जैसा हमने बताया, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स दिए हुए हैं। फिजिकल स्टेट्स हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, चार टाइप के। एक्वस क्या होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे एक्वस बोलते हैं। क्लियर, अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देख लेते हैं
कितने टाइप्स के हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। सो पहला हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ये हमारा ऊपर ऊपर की तरफ आपको विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू कंबाइन, किसी चीज को कंबाइन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन होके ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, सो इसे हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की जगह पे हम एक एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो हमारे डू यू नो पोर्शन में दिया हुआ है। डू यू नो पोर्शन में ये देखिए, यहाँ पे डू यू नो पोर्शन है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलने लगे। और इसे किस तरीके से यूज किया जाने लगा, वाइट वॉशिंग ऑयल। ये क्या करता है, एक थिन लेयर फॉर्म करता है, किसके प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड के। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। H2 क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी फिनिश देता है वॉल को, इसीलिए हम इसे वॉल पट्टी भी बोलते हैं, जो सिंपली सबके घर में यूज होता है। ठीक, अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ही डीप रिसर्च करके बनाया हुआ वीडियो है, इसलिए इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी हुई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे AB का मॉलिक्यूल्स था, मतलब यहाँ पे H2O था, इसे जब हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ A मॉलिक्यूल्स प्लस B मॉलिक्यूल्स में। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, ये पेज नंबर, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं ये एक्सपेरिमेंट हमारे पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में बोला क्या गया, हम इसे समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बोला गया है, एक बर्नर है, उस पर फेरस सल्फेट को हम क्या किए, हीट किए। फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकला, उसका कलर चेंज हो गया, और जो ये ब्रेकडाउन हुआ इसमें से सल्फर के जलने की बदबू आने लगी। ठीक, आगे देखते हैं, इसी के साथ एक और एग्जांपल लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये भी एग्जांपल हमारे बुक में ही दिया हुआ है। ये एग्जांपल हमारे पास कहाँ दिया हुआ था, एक मिनट। सो ये रहा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक हो गया। ठीक है, और इसको हम किस चीज़ में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट का फॉर्मेशन होता है उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और था, लेड नाइट्रेट को हमने इसके साथ जब इसमें हीट प्रोवाइड किया तो ये लेड ऑक्साइड में ब्रेक हो गया, निट्रस ऑक्साइड में ब्रेक हो गया, और ऑक्सीजन का रिलीज हो गया ऑक्सीजन। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या निकला, यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड के निट्रस ऑक्साइड के ब्राउन ब्राउन धुएं निकले। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे नए करिकुलम में जो चेंजेस आए हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इन सबसे हमें कंक्लूजन क्या निकला, जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या करता है, एनर्जी रिक्वायर करता है।
मतलब इसको होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी एनर्जी क्या हो सकती है, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। ठीक, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। सो जो एनर्जी हीट से रिलीज होती है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस बोलते हैं। जो लाइट के प्रेजेंस में होती है उसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्लियर? ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं किस चीज़ में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। किस में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर देन अदर मेटल्स, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये कॉपर सल्फेट में हमने एक आयरन नेल डाला, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या निकला हमें, ये आयरन जो है वो जो शाइनी था वो ग्रेस कलर में कन्वर्ट हो गया, और जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो ग्रे कलर का हो गया, जो कि ब्लू सॉल्यूशन होता है। ओके, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एग्जांपल देखा नहीं। तो हमने क्या किया, जेडन को, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया। ठीक, जब हमने इसे रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ प्लस कॉपर फॉर्म हुआ। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, लिथियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, टिन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, क्यूपरम, हीलियम, सिल्वर, गोल्ड, सॉरी गोल्ड, सिल्वर, फिर पोट सॉरी बस सिल्वर। ओके, सो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, सो हम इसे याद इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे पी प्लेटिनम। ओके, सो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, लिक बासरकाना मग अलमंजन कर फी को नीपब हाई कोर्ट है आपका। क्लियर? इस तरीके से हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ है। इसको हम दोनों को पैरेलल रखते हैं जिससे आपको रिएक्शन भी दिखाई दे और रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखाई दे। सो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में हमने, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में हमने क्या लिखा, जिंक प्लस CuSO4। ठीक, जिंक हमारा यहाँ है, कॉपर हमारा नीचे। इसका मतलब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है। तो क्या किया, जो जिंक था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे खुद आ गया, जिंक सल्फेट फॉर्म किया, उसके साथ साथ कॉपर रिलीज हुआ। ठीक, समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट टॉपिक बचती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो हमारी लास्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। क्या होता है, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। कैसे, सपोज ये ए सब्सटेंस है, ये बी सब्सटेंस है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास ए बी सब्सटेंस है, यहाँ पे सी डी सब्सटेंस है। ठीक, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। मतलब ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा। मतलब यहाँ पे जो फॉर्म होगा ये AC होगा प्लस BD सब्सटेंस होगा। ठीक, और यहाँ पे बेसिकली जो एक्सचेंज होता है वो किसका होता है, आयंस का। ठीक है,
जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे आयंस का होता है। अब देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए ए बी कंबाइंड टू फॉर्म सी, ए बी कंबाइंड with CD, mutual exchange occurs, and here we found that AC plus BD, sorry BD, AC plus BD। फॉर एग्जाम्पल जब हमने बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमें यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, बैरियम सल्फेट फॉर्म हुआ, उसके साथ साथ NaCl फॉर्म हुआ। यहाँ पे देखिए NaSO4 BaCl, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिससे जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट को, इसको बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो बैरियम सल्फेट हमें ऑब्टेन हुआ, उसके साथ साथ NaCl ऑब्टेन हुआ। सो बैरियम सल्फेट जो था वो एक प्रेसिपिटेट, जो इस रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो किसका हुआ, बैरियम सल्फेट का। ठीक, और यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन में यहाँ पे भी 2 आयंस हैं, 2 पॉजिटिव आयन, यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन। ओके, सो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयंस का। ठीक है, इसीलिए हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोले। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 2PbNO3, लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट मिला, उसके साथ साथ लेड आयोडाइड रिलीज हुआ। ठीक, यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, पोटेशियम पे भी 2 आयंस थे, नाइट्रेट पे भी 2 आयंस थे, जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हुआ वो 2KNO3 का हुआ, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक, ठीक, सब कुछ क्लियर है। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट मीन्स रेडॉक्स। बट इसे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, वो एक चीज़ क्या है, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पे जो हमारे रिएक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जब हीट दिया, एनर्जी दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ, और उसी की जगह पे एक्सोथर्मिक में हमने क्या किया, CH4 मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 फॉर्म हुआ, उसके साथ साथ हीट रिलीज हो गया। ठीक, मतलब एनर्जी रिलीज हो गई और उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडॉक्स, इट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब हम सोचते हैं, पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन बेसिकली जो होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है ये है, ये जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक, ठीक है भाई साहब। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन को भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है। ठीक, ठीक है भाई, दोनों ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, क्या लिया, सॉरी कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और यहाँ पे हमने क्या पाया, कॉपर ऑक्साइड पाया। ठीक, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, सेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको दे देगा और रीजन में आपको
ये पूछ सकता है कि साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, साइट ऑफ रिडक्शन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। सो यहाँ पे रिडक्शन, ऑक्सीडाइज क्या हुआ, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन सब्सटेंस जो है वो कॉपर ने किसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन को। ठीक, तो कॉपर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक, अब देखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट किसने रिड्यूस किया, कॉपर ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज, ऑक्सीडेशन में देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया हमने, H2 गैस लिया, F2 लिया। सो यहाँ पे जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या बना लिया, हाइड्रोजन फ्लोरीन। ठीक, अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बोला गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ कहाँ, F2 पे, वो फ्लोरीन पे हुआ। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसने ऑक्सीडाइज किया, F2 ने। ठीक, रिडक्शन कहाँ हुआ, हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। ठीक, तो साइट ऑफ रिडक्शन क्या हुआ, H2 हुआ। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारा हुआ वो H2 हुआ, मीन्स हाइड्रोजन। क्लियर, सो ये था पूरा हमारा टॉपिक। अब इसमें ये जो टॉपिक हमारा बचता है, ये देखिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो हमारा बचता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक, उसके बाद कोई टॉपिक हमारे नहीं बचते हैं, इसका एक्सरसाइज हमारा आ जाता है। सो हम देख लेते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी को भी। अब कोरोजन क्या होता है, ये देखिए, हम पीछे आते हैं, ये हमारा है कोरोजन। कोरोजन को हम समझते हैं, कोरोजन क्या होता है, जब एक, सो यहाँ पे देख लेते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन, व्हेन मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय substances around it such as oxygen, moisture, acid, etc. It is said to be corrode and this process is known as corrosion. यहाँ पे बोला क्या है, जब किसी मेटल सरफेस पे, क्या मेटल सरफेस पे, सपोज यहाँ पे हमने एक आयरन नेल ले लिया। ठीक, इसके मेटल सरफेस पे जब ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड, इनमें से कुछ भी अटैक करता है तो इस मेटल को हम क्या बोलते हैं, कोरोड। मतलब ये इसमें जंग लग चुका है, कोरोड का मतलब होता है जंग। और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो जंग लगने की प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सिंबल के थ्रू भी समझाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास एक सिंबल है, ये देखिए, ये हमारा मेटल है, इसमें ये अटैक, यहाँ पे एक बंदा हुआ है, यहाँ बंदा बना हुआ है, यहाँ पे हमारा धनुष है, ये हमारा तीर। जब मेटल पे अटैक हुआ, किस कौन को, यहाँ मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन, तो हम इस प्रोसेस को कोरोड बोले, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कोरोजन बोला। ठीक, अब यहाँ पे हुआ क्या, कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड ने H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट किया। H2O मीन्स मॉइस्चर, जब मॉइस्चर इस पर अटैक किया तो ये क्या फॉर्म हो गया, कॉपर कार्बोनेट, और इसका कलर जो हो गया वो ब्लू ग्रीन हो गया। ठीक, ऐसा ही सिल्वर के साथ हुआ, सिल्वर को सल्फर के साथ रिएक्ट कराया, सिल्वर सल्फाइड बन गया, और ये जो कोरोड हुआ उसका कलर क्या हुआ, ब्लैक हो गया। अब
Fe को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, फेरस ऑक्साइड को किसके साथ, वाटर के प्रेजेंट में रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ, फेरस ऑक्साइड बन गया और ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो गया और इसका कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो कोरोजन होता है वो अनडिजायरेबल होता है, मतलब इसका कोई यूज होता नहीं है। ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस ही करता है और उसके अपीयरेंस को भी बिगाड़ता है, इसीलिए ये अच्छा नहीं होता है, मतलब ये ख़राब होता है। और ये कैसा प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, आप पेंट करा सकते हैं, मेटल पार्ट की ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, अलॉइंग कर सकते हैं। अलॉइंग में क्या होता है, मतलब जो एक नेचुरल मेटल है उसमें मिक्सचर ऑफ एटम, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स लगा सकते हैं जिसकी कोरोडिटी बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, रेंसिडिटी को देखते हैं। अब रेंसिडिटी बेसिकली क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल बिकम रेंसिड। अब वो टेस्ट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल, जब किसी फूड मटेरियल का टेस्ट और ऑर्डर ख़राब होता है, जो फूड मटेरियल में फैट और ऑयल कंटेन करते हैं वो क्या होते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। और जब इन्हें हम कहाँ, एयर में छोड़ देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये रैंसिड हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ऑक्सीडेशन किस चीज़ का होता है, फैट का होता है और ऑयल प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, या तो जिस चीज़ में हम रख रहे हैं उस पैकेट को क्या करें, उस पैकेट को हम क्या कर सकते हैं, उस पैकेट को हम टाइट पैक करें, या उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हम क्या यूज कर सकते हैं, NO2 निट्रस ऑक्साइड गैस। ठीक ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आप भी हम भी। और यहाँ पे ये, अब आपको क्या करना है, आई कैन डू इट। अब जो कुछ करना है आपको करना है। सक्सेस इन नॉट गेटिंग द डिजायर्ड पर्सनैलिटी, ये डे टू डे एंड मोमेंट टू मोमेंट प्रोग्रेस। सक्सेस जो है वो किसी डिजायर्ड पर्सन का नहीं है, ये डे टू डे एंड मोमेंट टू मोमेंट प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है। अगर आप रोज वर्क करते हैं और हर पल वर्क करते हैं, अपने ड्रीम के बारे में सोचते हैं, तो ही आप सफल बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपना चैप्टर ओवर करते हैं। ये वन शॉट वीडियो था जो लगभग 50 मिनट में कंप्लीट हो गया है। ओके, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। और एग्ज़ाम में फोड़ के आइएगा।